हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने जो हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का जो यूनिट फर्स्ट है उसमें पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में समझा था। तो उसमें हमने क्या समझा था कि किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए या बड़ा स्तर का कोई प्रोडक्शन यूनिट डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले उसके सारे जो मानक हैं वो अच्छे से समझने हैं। तो उसके लिए हम जो है एक छोटी सी यूनिट तैयार करते हैं, एक छोटा सिस्टम डेवलप करते हैं। उसको उस सिस्टम उस यूनिट को हम कहते हैं पायलट प्लांट। उसमें हम क्या देखते हैं और किन बातों को ध्यान में रखा जाता है किसी भी पायलट प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट में, डेवलपमेंट में। तो उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में जनरल कंसिडरेशन नाम से थोड़ा सा टॉपिक समझा था। जनरल कंसिडरेशन में हमने किन दो बातों पर ध्यान दिया था। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने समझा था कि जितने भी हमारा स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं, और जो भी वो उनकी प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जो भी फॉर्मुलेशंस कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई यूनिट में है, जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में है, जो भी स्टाफ, जो भी एम्प्लॉय, जो भी फार्मासिस्ट जो भी वर्क कर रहा है, समझ लो किसी बड़ी अच्छी वेल इस्टेब्लिश कंपनी में, तो वो लोग किसको रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक हेड होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको, 100 लोगों के ऊपर कम से कम 10 लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो 10 लोग किसी एक को रिपोर्ट करते हैं ताकि उनके विचार, व्यूज़, फार्मूलाज, आइडियाज़, प्रोडक्शन और जो है उस प्रोडक्शन का अच्छे से स्टेबलाइजेशन और मार्केट में लॉन्चिंग, ये उस इन्हीं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही जो है पूरी कंपनी की इकोनॉमी मजबूत होती है, थोड़ी इकोनॉमी टिकी हुई होती है। तो ये सबसे पहला जो जनरल कंसिडरेशन हमें देखना होता है पायलट प्लांट के स्केल अप में, वो था रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो था जनरल कंसिडरेशन में आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या आप में गट्स होने चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस अकाउंट होता है वो, और क्या क्या उसके अलावा भी एबिलिटी है आप में, क्या टैलेंट्स है, क्या स्किल्स हैं, क्या वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, मार्केटिंग स्किल्स क्या हैं आपकी। इस ये सारी बातों को भी एक कंसिडरेशन में पॉइंट दिया गया है जिसको नाम है पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद जो थर्ड आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जनरल कंसिडरेशन, वो है स्पेस रिक्वायरमेंट्स। कितनी स्पेस का वो पायलट प्लांट का कंस्ट्रक्शन यूनिट एरिया होना चाहिए, और उसमें क्या क्या डिविजन्स होने चाहिए। तो मेन जो है स्पेस रिक्वायरमेंट्स में 4 तरह के डिविजन्स होते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरिया, दूसरा फिजिकल टेस्टिंग एरिया, तीसरा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस एरिया, और चौथा स्टोरेज एरिया। देखिए, ये जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरिया, इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे हमारे कॉलेज में है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक अलग है, फैकल्टी चैम्बर्स, फैकल्टी यूनिट्स अलग हैं, अकाउंट सेक्शन अलग होता है, प्रिंसिपल सर का चैम्बर अलग होता है। सभी लोगों का एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एक प्रोसेसिंग प्रोसीजर है कॉलेज के कंडक्शन के लिए, और आप सभी बच्चों के लिए। तो इसी प्रकार से एक उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। उसी प्रकार से जो पायलट प्लांट का हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें जो हेड ऑफ़ कमोडिटीज़ हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो कंडक्ट कर रहे हैं उस पायलट प्लांट की पूरी प्रोसेसिंग और डिज़ाइनिंग, उन लोगों का एक प्रोसेसिंग एरिया, वर्किंग एरिया और ऑफिस एरिया अलग होना चाहिए। इसके अलावा फिज़िकल टेस्टिंग एरिया यानी आपकी लेबोरेटरीज़। फिज़िकल टेस्टिंग एरिया में फिजियोकेमिकल टेस्ट लगाए जाएंगे, केमिकल इवैल्यूएशन होगा, फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन होगा। जैसे टैबलेट फॉर्मुलेशन में आपके ये फ्रायबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और इसके अलावा फ्लो प्रॉपर्टीज़, बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक टेस्टिंग एरिया होगा, लैब डिज़ाइंस होंगी और उनकी वैलिडेट अप्रूवल होने के लिए आगे फर्दर लॉन्च की जाएगी। इसके बाद जो दूसरा एरिया होता है, तीसरा सॉरी,
स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस एरिया, जो भी इक्विपमेंट्स आप प्रोडक्शन यूनिट, ये एक तो फिजियोकेमिकल लैब हो गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो गया, और तीसरा जो है जहाँ पर आप प्रोडक्शन एक्चुअल में कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, तो इक्विपमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए, उनकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, वो कितने एरिया स्पेस को कवर करेंगे और कितनी क्वांटिटी उनकी उनकी प्रोडक्टिबिलिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें कंसिडर करनी होती है। इसके अलावा स्टोरेज एरिया, आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है और उस रॉ मटेरियल को आप टेस्ट लगाकर अप्रूव करते हैं, उसको भी रखने की कोई जगह होनी चाहिए, और जो रिजेक्ट करते हैं उसको रिजेक्शन वाले को एरिया भी होनी चाहिए। ये आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स, इन दोनों के लिए जो है अलग अलग स्पेस होनी चाहिए। जो भी एक्सिपिएंट्स आप फॉर्मुलेशन के लिए मंगवाते हैं उसको भी अलग उस एरिया में स्टोर करना चाहिए, स्टोरेज एरिया में। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर, first point in this area, equipment needed for manufacturing all type of pharmaceutical dosage forms is located. Size of equipment is depend on the production capability. जो भी पायलट प्लांट के बारे में आप जनरल कंसीडर कर रहे हो, एक डिज़ाइन, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है इक्विपमेंट्स के लिए, ये पॉइंट हमने कहाँ लास्ट छोड़ा था, आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस एरिया तक हमने टॉपिक को कवर किया था, यानी कि आपका थर्ड पॉइंट। हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस एरिया। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, इन दिस एरिया इक्विपमेंट नीडेड फॉर manufacturing all type of pharmaceutical dosage form is located. Size of equipment is depend on the production capability। यानी समझ लीजिए, आप इमेजिन करिए आपने किसी प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप किया है, उसमें रोज़ 1 करोड़ सस्पेंशन तैयार होता है या इमल्शन तैयार होता है, इमल्शन बॉटल्स या सस्पेंशन बॉटल्स तैयार होती है बैच वाइज। कम से कम 1 करोड़ का बॉटल्स का जो एक बैच है पूरा डेवलप करते हो आप पूरे 24 घंटे में। अब उसके हिसाब से आपको पायलट प्लांट के बारे में डिज़ाइन करना है। अगर आपके मेथडोलॉजीज और फार्मूलाज पुट करके जो भी अब रिजल्ट आता है, समझ लीजिए कि 1 करोड़ सस्पेंशन के लिए 100 बॉटल्स का कम से कम एक इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए। प्रोडक्शन करके हम देखें कहाँ पर, पायलट प्लांट यूनिट में पहले तैयार करके देखना पड़ेगा ना, कि स्केल अप करने के पहले कि ये इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है मार्केट में, इस ड्रग की डिज़ाइन कैसी है, और इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, और इसकी फ्लो प्रॉपर्टी सॉरी हाँ फ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और दूसरी इसकी पोटेंसी कितनी है। ये सारी चीज़ों का फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन करते हुए उस इक्विपमेंट के बारे में भी सोचना है कि वो कितनी यूनिट की, एक 100 बॉटल्स की जो प्रोडक्टिबिलिटी है वो कितने अमाउंट में देता है। मान लो 1 करोड़ बॉटल्स का प्रोडक्शन यूनिट आप डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए कम से कम आपको पायलट प्लांट स्केल अप में ऐसा इक्विपमेंट ही चूज़ करना होगा जो एटलीस्ट 100 सस्पेंशन या इमल्शन बॉटल की प्रोडक्टिविटी दे सके। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरमीडिएट साइज्ड एंड फुल स्केल प्रोडक्शन इक्विपमेंट is essential in evaluating the effects of scale-up of research formulations and processes। वही बात है ये, intermediate sized and full scale production equipment is essential in evaluating the effects of scale up of research formulations and processes। जो भी formulation आपने प्रोसीजर डिज़ाइन किया है कि हमें 100 बॉटल्स की प्रोडक्टिविटी वाला इक्विपमेंट कितनी साइज़ का होना चाहिए, समझ लो आपको लग रहा है 1000 लीटर का सस्पेंशन या इमल्शन बनाने वाला इक्विपमेंट, और आप ले आए हैं 500 ml वाला, 1000 लीटर की जगह आप 500 लीटर का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस तरह से तो ये कैलकुलेशन आपका 1 करोड़ की यूनिट पर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ये सारे फॉर्मुलेशंस और रिसर्च प्रोसीजर्स डिस्कस करने होते हैं, जनरल कंसिडर करने होते हैं कि किस तरीके का इक्विपमेंट हमें चाहिए। इक्विपमेंट्स यूज्ड शुड बी मेड पोर्टेबल वेयर एवर पॉसिबल, सो दैट after use
इट कैन बी स्टोर्ड इन द स्मॉल स्टोर रूम। इक्विपमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो जगह भी कम यूटिलाइज करे और पोर्टेबल फोल्ड में आकर हम उसे एक दूसरे छोटे स्टोरेज रूम में रख सकें। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, स्पेस फॉर क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी आल्सो प्रोवाइडेड। साफ़ करने के लिए जगह, जिस तरह हमारे घर में, फैक्ट्री में या कहीं भी किसी भी वर्किंग एरिया में एक स्पेस होता है जहाँ हम अ, किसी भी जैसे घर में होता है हम बर्तन वगैरह के लिए वॉशिंग डिश होता है, वैसे एक कोई स्पेस होना चाहिए उस इक्विपमेंट को वॉश करने के लिए। एक अच्छा सा वॉश बेसिन जैसा एरिया होना चाहिए। उसके बाद स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया आपका कैसा होना चाहिए? इट शुड हैव टू एरियाज डिवाइडेड एज अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड एरिया फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज एक्सिपिएंट्स। डिफरेंट एरियाज शुड प्रोवाइडेड। अच्छा, पहले ये पहला वाला पॉइंट समझ लीजिए। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिस भी प्रोडक्शन में आप फॉर्मुलेशन दे रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट में आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो उसमें उस फॉर्मुलेशन में समझ लीजिए टैबलेट है, तो टैबलेट में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और बाकी जो मटेरियल होगा वो एक्सिपिएंट्स यूज़ होंगे। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट भी आप रॉ मटेरियल के फॉर्म में मार्केट से लेकर आओगे, उसको कहीं स्टोर करोगे, और ऐसे ही एक्सिपिएंट भी आप मार्केट से मंगवाओगे और उसे स्टोर करोगे। तो इनका, इन दोनों का स्टोरेज एरिया एक स्पेसिफिक होना चाहिए आपकी पायलट प्लांट स्केल अप, पायलट प्लांट डिज़ाइन में। किस स्तर पर हमें ये ध्यान रखना है? एक बड़ी फैक्ट्री के स्तर पर हमें ये एरिया डिज़ाइन करना है। अब इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप लेकर आए हैं, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग एक अप्रूव्ड एंड एक अनअप्रूव्ड एरिया होना चाहिए। अप्रूव्ड एरिया मतलब जैसे समझ लीजिए एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट आपने रॉ मटेरियल मंगाया और फिर उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आर एन डी विभाग में आपने उसको सैम्पलिंग करके भेज दिया। फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो आगे इसको फर्दर कंडक्शन करवाएगा क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल से। अगर ये दोनों डिपार्टमेंट, कौन सा, आर एन डी डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, इस रॉ मटेरियल को अप्रूवल देता है कि हाँ हम ये रॉ मटेरियल आगे प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उस रॉ मटेरियल को आप अप्रूव्ड सेक्शन में स्टोर करें। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट टेस्टिंग, फिजियो केमिकल टेस्टिंग लगाकर इसको अनअप्रूव्ड कर देते हैं, तो आपको उसको भी अलग एरिया में रखना है। बात समझ में आ रही है? एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को पहले टेस्टिंग करके अगर अप्रूव हो जाता तो उसका एरिया अलग होना चाहिए स्टोरेज का, और जो अनअप्रूव्ड हुआ है उसका एरिया अलग होना चाहिए। ऐसा ही हम एक्सिपिएंट्स के केस में भी करेंगे। जो भी एक्सिपिएंट आपने मंगाया, समझ लीजिए स्टार्च मंगाया या दूसरा आपका जो पाउडर्स आते हैं, जो भी एक्सिपिएंट्स आप यूज़ करते हैं, उन सभी एक्सिपिएंट्स को स्टोरेज अलग अलग होना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो यहाँ अप्रूवल वाला और अनअप्रूवल वाला। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो, डिफरेंट एरिया शुड प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ द इन प्रोसेस मटेरियल, finished bulk products from the pilot plant and material from the experimental scale-up batch made in the production। देखिए पहली लाइन पढ़िए आप, डिफरेंट एरियाज शुड प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ द इन प्रोसेस मटेरियल, finished bulk products from the pilot plant and material from the experimental scale-up batches made in the production। जिस जो भी मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई कि अप्रूवल देने के बाद जो मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स के फॉर्म में डेवलप होता है, उसका भी एक स्टोरेज अलग से होना चाहिए। और जो मटेरियल हमें अभी प्रोडक्शन यूनिट में चाहिए इन प्रोसेस, उसका भी एक स्टोरेज अलग होना चाहिए। और जो सैंपल्स हमने लिए हैं रॉ मटेरियल और एक्सपीरियंस के, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी और अश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए
उन सैंपल्स का भी स्टोरेज अलग होना चाहिए। मतलब हर चीज़ का एक स्टोरेज डिपार्टमेंट होना चाहिए इस स्टोरेज एरिया में। इसके बाद स्टोरेज एरिया फॉर द पैकिंग मटेरियल शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड। जो पैकिंग मटेरियल है, जो आपके बॉक्स हैं, लीफलेट्स हैं, कार्टून्स हैं, जो मटेरियल यूज़ होता है पैकिंग के लिए, जैसे आपको वो जो रस्सी वगैरह कुछ प्लास्टिक की वो जो बांधते हैं, कार्टून्स पैक करते हैं, जिलेटिन, पेपर रैप, जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसका भी एक स्टोरेज अलग स्टोरेज एरिया में होना चाहिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज नंबर 15 पर है, रिव्यू ऑफ द फार्मूला। ये हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, किन चीज़ों का हम ध्यान में रख रहे हैं, किन चीज़ों को हम जनरली कंसीडर कर रहे हैं, जनरली कंसीडर्ड इन बातों का हम ध्यान रखते हुए एक बड़ी कंपनी को अपने दिमाग में स्टेब्लिश करके और उसके हिसाब से पायलट प्लांट की डिज़ाइन कर रहे हैं। और पायलट प्लांट की डिज़ाइन करने के लिए इन जनरल कंसिडरेशन को सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ता है। उसमें से जो ये चौथा नंबर पॉइंट है वो है आपका रिव्यू ऑफ द फार्मूला। रिव्यू ऑफ द फार्मूला मतलब जो भी फार्मूला आप डिज़ाइन करते हैं, जो भी फार्मूला मतलब कितनी क्वांटिटी का आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी का आपको एक्सिपेंट यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी का आपको डोसेज फॉर्म डेवलप करना है, उसकी प्रोसीजर्स क्या होंगी, रेफरेंस हम कहाँ से लेंगे, थ्योरी पोर्शन हमें कहाँ से समझने को मिलेगा। जैसा कि हम हमारे प्रैक्टिकल्स में करते हैं, किसी भी सूटिक्स के लैब में आपने जो भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन डिज़ाइन किए होंगे, आपने किस तरीके से उसको रेफरेंस में लिया होगा, किसी आइडियल रेफरेंस कोई ना कोई तो आपने सबसे कॉमनली आईपी तो लिया होगा, आईपी के अनुसार आपने उसको बनाया होगा किसी भी फॉर्मुलेशन को। तो क्वांटिटी आपने उसको कैलकुलेट की होगी, फार्मूलास लगाए होंगे, अलग अलग मेथडोलॉजीज यूज़ की होंगी, थ्योरीज आपने समझी होंगी, फिर अप्लाई की होंगी। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स आपको यूज़ हुए होंगे तो उनको भी एनालिस्ट किया होगा आपके प्रोसीजर में। जो जो मटेरियल आपके टेस्टिंग में लग रहे हैं वो यहाँ तक कि ग्लासवेयर तक आपने उसमें जो है मेंशन करते हैं। तो ये सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, उनका भी हमें रिव्यू करना होता है। उसके बाद the purpose of each ingredient and its contribution to the final product manufactured on the small scale laboratory equipment should be understood. The purpose of each ingredient and its contribution to the final product manufactured, जो भी ingredient हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, फाइनल प्रोडक्ट तक बनने के लिए, जितने भी एक्सिपिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, समझ लीजिए किसी टेबलेट फॉर्मुलेशन में आपने एक्सिपिएंट 10 से ज़्यादा एक्सिपिएंट यूज़ किए हैं और 11वीं जो है वो आपकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो उन 11 क्वांटिटीज़ को, ड्रग और एक्सिपिएंट्स के एक-एक उनके पैरामीटर्स और उनके एडवांटेजेस हमें अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो स्मॉल स्केल पर, जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसको इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि अगर यही इक्विपमेंट हम 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 लाख टैबलेट पर डे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हम इस तरह का कोई इक्विपमेंट यूज़ करें, तो उसके हिसाब से हमें इस डिज़ाइन को, इस फार्मूला को रिव्यू करना होता है और समझना होता है। थर्ड पॉइंट, देन द इफेक्ट ऑफ स्केल अप यूजिंग इक्विपमेंट that may subject the product to stresses of different types and degrees can more readily be predicted or recognized when they actually occur. इन सबको करने से क्या होगा, फार्मूला को रिव्यू करने से क्या होगा, जो भी इसमें दिक्कत आ रही है, जो भी हमारे प्रोडक्शन में या इक्विपमेंट चूज़ करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या गलत इक्विपमेंट अगर आ गया है तो उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। इसके अलावा जो भी स्केलअप टेक्निक में जो इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे, प्रेडिक्ट कर लेंगे उसके होने के पहले ही। यानी अगर कोई फॉल्ट आता है और हमने उसे नज़रअंदाज किया, रिव्यू नहीं किया, और अगर उसको बड़ी कंपनी के स्तर पर हमने लॉन्च कर दिया और वही दिक्कत एक बड़े कंपनी के प्रोडक्शन में आई, तो पूरी 1 करोड़ टेबलेट की बैच ख़राब हो जाएगी। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बहुत वेस्ट होगी और नुकसान इक्विपमेंट्स का और आपकी जो है प्रोडक्ट्स का अलग होगा।
तो उसको हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लें, रिकॉग्नाइज कर लें, ऐसी कोई जन हानि होने के पहले या धन हानि होने के पहले। तो रिव्यू ऑफ फॉर्मूला तक हम हमारे इस लेक्चर को कंडक्ट करते कि आगे बढ़ने के लिए जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक रॉ मटेरियल्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल कंसिडरेशंस हैं, किसके बेसिस पे, किसके बिहाफ में, पायलट प्लांट को डिज़ाइन करने के बिहाफ में हमें इन बातों को समझना और जानना होता है। ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है। जो आपको अगर प्रोडक्शन में जॉब करने का इंटरेस्ट हो, उनके लिए ये किस तरह से डिज़ाइनिंग और किस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपको लैब में करना है, किस तरह से आपको काम करना है, कि बातों को समझना है, वो तो इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको ये वाली जो सब्जेक्ट है अच्छे से पढ़ना है। अभी तक जितना भी पढ़ा है आप घर बैठकर आप इसको नेट पर सर्च कीजिए, इस टॉपिक को पढ़िए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।